बीमारी कौन सी है? फड़किया। थोड़ा सुन लो इसके बारे में। ये एक जीवाणुजनित बीमारी हो जो कि एक जीवाणुजनित बीमारी है जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस नामक जीवाणु के द्वारा होती है, और यह मेनली भेड़ और बकरी के अंदर होती है और सर्वाधिक होती है भेड़ों के अंदर। किसमें होती है? भेड़ों के अंदर। और समय की बात करें तो यह मेनली होती है वर्षा ऋतु में। कब होती है? वर्षा ऋतु में। ठीक है। कुछ इसके उपनाम हैं, उपनामों के हिसाब से अपन पूरी बीमारी को समझेंगे कि बीमारी के अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से पशु की मृत्यु होती है, ऐसा शरीर में क्या होता है कि जिसकी वजह से पशु की डेथ हो जाती है, वगैरह वगैरह सब। है समझ में? ठीक है। तो लिखो, आजा तो लिखो कारक। कारक क्या होगा? कोई ना कोई जीवाणु। और जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस। परफ्रिजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस। ये बीमारी सर्वाधिक किसमें होती है? भेड़ और भेड़ बकरी की बीमारी है। और भेड़ बकरी में सबसे ज़्यादा होती है किसमें? भेड़ के अंदर। यह बीमारी सर्वाधिक वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। आ रहा समझ में? पहली बात तो ये कि भाई बीमारी एक जीवाणुजनित बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होती है। दूसरी बात ये कि सर्वाधिक भेड़ के अंदर होती है। और तीसरी बात यह कि सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में होती है? कौन सी में होती है? वर्षा ऋतु के अंदर। आइए समझ में। अब अपन बात करते हैं, इसके कुछ उपनाम है। उपनामों के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो अपन को बीमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है। अपन आगे ये भी पढ़ेंगे इस बीमारी का नाम फड़किया क्यों पड़ा। ठीक है। तो इसके 3 उपनाम है। एक तो है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया। एक इस बीमारी को कहा जाता है ओवर ईटिंग डिजीज। क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग डिजीज। एक इस बीमारी को कहा जाता है पल्पी किडनी डिजीज। क्या बोलते हैं? पल्पी किडनी डिजीज। एंटेरोटॉक्सीमिया, ओवर ईटिंग डिजीज, इसके अलावा क्या बोलते हैं? पल्पी किडनी डिजीज। 3 इसके क्या है? उपनाम है। आप इतना लिखो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। लिखो, फास्ट लिखो थोड़ा। क्या हुआ?
लिख लिया? इंग्लिश में नहीं लिख पाओ तो हिंदी में लिख लेना। लिख लिया क्या? आगे मैं इनकी डेफिनेशन जब बताऊंगा तो हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है? नाम लिख लिया? अब देखो उपनाम कितने इसके? 3 है। पहला क्या है? एंटेरोटॉक्सीमिया। बड़ा वाला मार्कर कहाँ गया है? लिख लिया क्या? बाकी सबने लिख लिया? कहाँ से आते हो इतनी देर से? बंद कर इसको, गेट बंद करो। अब मैं रुकूंगा नहीं, बाद में छोड़ लेना जगह। एंटेरोटॉक्सीमिया, ओवर ईटिंग डिजीज और पल्पी किडनी डिजीज। अब देखो पहला नाम क्या है इसका? एंटेरोटॉक्सीमिया। समझना बातों को ध्यान से, है ना? देखो हर किसी भी कोई नाम रखा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। अपना जन्म हुआ है, अपना जो जन्म नाम निकाला गया तो वो भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर निकाला जाता है। पंडित देखता है किस मुहूर्त में इसका जन्म हुआ है, मुहूर्त के हिसाब से फिर राशि निकाली जाती है और राशि के हिसाब से फिर नाम बताता है कि ये 2-4 नाम है। मतलब नाम अपना भी अगर रखा जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो यहाँ पर अगर कुछ उपनाम है और इस बीमारी का नाम फट गया भी पड़ा है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा नाम दे देते। अगर कहा है फट गया तो कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होगा। इसके अलावा मैंने आपको 3 उपनाम बताए हैं, वो उपनाम इस रखे गए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है? क्या कारण है वो देखो। पहला नाम क्या बताया मैंने उपनाम? एंटेरोटॉक्सीमिया। समझना, लिखना नहीं है। कोई लिखता हुआ दिख गया ना फिर देखना तुम। एंटेरोटॉक्सीमिया पहले समझ लो। एंटेरोटॉक्सीमिया शब्द के अंदर 3 शब्द है। कितने? अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो 3 शब्द निकल के आते हैं। पहला क्या आता है? एंटेरो। पहला क्या है? एंटेरो प्लस क्या आ रहा? टॉक्सी, टॉक्सिन, ठीक है? प्लस ईमिया, प्लस क्या है? ईमिया, ठीक है? एंटेरो, टॉक्सिन और ईमिया, 3 शब्द है नहीं है? एंटेरो, टॉक्सिन और ईमिया। एंटेरो शब्द काम में ले जाता है आंतों के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं? मेडिकल टर्म है। एंटेरो का मतलब क्या होता है? आंत। जैसे एक शब्द होता है एंट्राइटिस। क्या होता है? एंट्राइटिस। मैंने कहा था कि जिस शब्द के पीछे आइटिस लगा है उसका मतलब क्या है? सूजन। क्या मतलब होता है उसका? सूजन। जैसे इसका अगर अपन संधि विच्छेद करें तो इसमें एक तो क्या आ रहा है? एंट्रा प्लस क्या आ रहा है? आइटिस, ठीक है? तो एंट्रा जो शब्द है, एंट्रा, एंड्रो, ये सब किसके लिए काम में आते हैं? आंत के लिए। किसके लिए काम में आते हैं? आइटिस, आंतों की सूजन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एंट्राइटिस। क्या बोलते हैं? एंट्राइटिस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एंटेरो शब्द आया है तो इसका मतलब क्या है? एंटेरो का मतलब क्या है? आंत। क्या है? आंत, ठीक है? टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? जहर। और ईमिया का मतलब खून। मैंने कहा था ईमिया शब्द जहाँ पर भी इसका मतलब किसकी बात हो रही? ब्लड की, खून की, ठीक है? इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि इस बीमारी का जो जीवाणु है वो आंतों के अंदर क्या करता है? संक्रमण। संक्रमण कहाँ करता है? आंतों के अंदर। आंतों में संक्रमण करता है, वहां पर बनाता है जहर। क्या बनाता है? आंतों में संक्रमण करके जहर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जहर। और मैंने आपको पहले जब बताया था
कल ही बताया था आपको, जब भी अपन कुछ खाते हैं तो अंत में आंत में जाता है। आंत क्या करती है, हर चीज को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजती है, ब्लड के अंदर। आंत में क्या बना, जहर बना। अब ये जहर भोजन के पोषक तत्वों के साथ मिलकर आंत के द्वारा अवशोषित होगा और कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस बीमारी के अंदर खून में भी क्या हो जाता है, आंत में जहर है, खून में भी क्या है, जहर है। इसलिए नाम क्या पड़ा, एंटेरोटॉक्सीमिया। क्योंकि इस बीमारी का जीवाणु आंतों में संक्रमण करता है और वहां जहर उत्पन्न करता है। यह जहर आंत के द्वारा ब्लड में चला जाता है। आंत और ब्लड दोनों जगह जहर होने की वजह से इस बीमारी का नाम क्या रखा गया, एंटेरोटॉक्सीमिया। कोई दिक्कत आई यहां तक समझ में? दूसरा इसका उपनाम क्या है, ओवर ईटिंग डिजीज। क्या है, ओवर ईटिंग डिजीज। अब समझो, ओवर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ईटिंग का मतलब खाना, डिजीज का मतलब बीमारी। ये बीमारी ज़्यादा खाने की वजह से होती है। ज़्यादा कब खाते हैं, जब जैसे मैंने कहा कि बीमारी मिलने किस में होती है, भेड़ों के अंदर। जनरली आपने देखा होगा कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको पशुपालक एक जगह पे नहीं चराता कि खेत में ले गया भैंस की तरह वापस ले आया। ऐसा करता है क्या, वो चरागाहों के अंदर चराने के लिए ले जाता है, दूर दूर ले जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। तो क्या होता है कि जैसे हर दिन लेके जा रहा है पशुपालक रोज खिलाने के लिए। अब पहले चल रही थी गर्मी, और जैसे ही वर्षा ऋतु होती, वर्षा ऋतु जैसी होगी, बारिश गिरेगी तो नया नया चारा उगता है। पहले सूखा था एकदम, अब आया नया नया हरा चारा। तो पशु क्या करता है कि ठीक वैसे ही जैसे अपन रोज तो तुम हॉस्टल की रोटी खा रहे हो और कल तुम्हें मैं शादी में ले जाऊं बढ़िया बफर डिनर के अंदर, तो इतना खा लोगे, यहाँ तक खाते जाओगे, यहाँ तक भर लोगे, यहाँ तक नहीं भरेगा तब तक तुम नहीं रोकोगे। तो सेम पशु वो भी है, तो उसको भाई रोज सूखी घास मिल रही थी और आज हरी घास मिली है, तो वो भी क्या कर लेता, ज़्यादा खा लेता है। ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने की वजह से आंत में क्या होता है, इन्फेक्शन। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा खाने की वजह से बीमारी होती है, इसी वजह से नाम क्या पड़ा, ओवर ईटिंग। तो दिक्कत, पशु को जब सूखे चारागाहों से हरे चारागाहों में छोड़ा जाता है तो पशु ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खा लेता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसलिए नाम क्या पड़ा, ओवर ईटिंग डिजीज। आ गया समझ में? एक और नाम है इसका, क्या, पल्पी किडनी डिजीज। अब समझो कैसे। पल्पी किडनी डिजीज का मतलब यह है कि भाई जानवर ने ज़्यादा मात्रा में क्या खाया, हरा चारा। क्या खाया, हरा चारा। हरे चारे के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। किस में बदलेगा, अंत में यह ग्लूकोज किस में जाएगा, ब्लड के अंदर। कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। अब ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, किडनी में। कहाँ जाता है, किडनी के अंदर। फिल्टर होने का मतलब यह है कि किडनी के ब्लड में जो गंदगी है वो तो पेशाब के रूप में किडनी बाहर भेज देगी, काम की चीज़ उसको अंदर रख लेगी। ठीक है, ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए जब जाता है, जैसे मान लो ये किसी भी जानवर की किडनी है अपनी, मान लो किसी की, मान लो, ठीक है, ये किडनी है, ऐसी होती है लगभग ऐसी होती है ना, ये किडनी है। किडनी के अंदर ब्लड क्या आया, फिल्टर होने के लिए। ठीक है, फिल्टर होगा, वापस जाएगा। इधर से ब्लड आ रहा है, किडनी के अंदर फिल्टर होगा, किडनी जो है काम की चीज़ होगी उसको तो वापस भेजेगी इधर कि शरीर में जाओ भाई, तुम्हारा बाहर नहीं आना। जैसे ग्लूकोज काम का है कि नहीं है, शरीर में ग्लूकोज का काम है कि नहीं है, तो ग्लूकोज तो जरूरी है। और ध्यान से सुनना, और जो कचरा होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है शरीर के अंदर, जो भोजन के साथ शरीर में आया था उसकी आवश्यकता नहीं है, वो भी ब्लड में चला गया, तो किडनी क्या करेगी, उसको छान कर किधर भेज देगी, पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर। ठीक है, ये इधर बाहर जाएगा। बाकी काम की चीज़ वापस शरीर में जा रही है। ग्लूकोज भी काम की चीज़ है कि नहीं है। ज़्यादा मात्रा में क्या खाया था, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से क्या है, ज़्यादा है। आवश्यकता से क्या है, ज़्यादा। काम की चीज़ को रोकने के लिए किडनी को फिर मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा, कि भाई ग्लूकोज को रोकर, ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए ब्लड पेशाब के रास्ते, बाहर नहीं जाना चाहिए, कोशिश करेगी पूरी। ग्लूकोज इतनी ज़्यादा मात्रा में गया कि किडनी बेचारी काम करते करते खुद ही थक जाती है, मुलायम हो जाती है, एकदम नरम हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है। फेल नहीं होती लेकिन एकदम पहले क्या होती है, मुलायम, है ना।
इस बीमारी के अंदर पशु की किडनी जब पोस्टमार्टम किया जाता है तब भी पता चलेगा मरने के बाद। हाँ, तो इस बीमारी के अंदर पशु की जो किडनी होती है वो क्या हो जाती है, एकदम मुलायम। क्या हो जाती है, ज़्यादा काम करने की वजह से क्या हो जाती है, मुलायम। ज़्यादा काम करने का मतलब ग्लूकोज को रोकने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ग्लूकोज की मात्रा क्या शरीर में ज़्यादा है, ज़्यादा ग्लूकोज है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाई रोको इसको, ये बाहर नहीं जाना चाहिए पेशाब के रास्ते। ठीक है, ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। इसीलिए नाम क्या पड़ा, पल्पी किडनी डिजीज। पल्पी शब्द का मतलब होता है नरम। क्या मतलब होता है, मुलायम। ठीक है, बीमारी के अंदर किडनी कैसी हो जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है, इसलिए नाम क्या पड़ा, पल्पी किडनी डिजीज। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, एकदम आ रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न है। अब यदि और भी ज़्यादा ग्लूकोज है तो किडनी बेचारी काम करते करते थक जाती है, थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज है ज़्यादा ही है वो फिर क्या होगा, पेशाब के रास्ते थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। इस बीमारी को कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज का मतलब ग्लूकोज, यूरिया का मतलब यूरिन, पेशाब। पेशाब के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है। यूरिन के अंदर पेशाब यूरिन एक ही चीज़ है, पेशाब के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, इसलिए नाम क्या दिया, ग्लाइकोज यूरिया। इसका मतलब शरीर के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा क्या है, ग्लूकोज है, इसीलिए ग्लूकोज पेशाब के रास्ते बाहर आ रहा है। या फिर किडनी डैमेज है, किडनी काम नहीं कर पा रही। आएगा समझ में, किडनी क्या करती, फिल्टर करती है। अब जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, फिर कोई है किडनी फिल्टर करने वाला, नहीं है। फिल्टर नहीं होगा तो पॉइजन होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। किडनी जरूरी है। फिर एक या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, चेंज करो, या तो क्या करनी पड़ेगी, किडनी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर ब्लड को बाहर निकालो, वापस अंदर डालो साफ करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायलाइसिस करना। डायलाइसिस परमानंद जी जानते हो, उनका यही होता है। और इसके अंदर 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्लड शरीर से बाहर आता है। मशीन के अंदर फिल्टर होता है, फिर वापस उसी स्पीड से अंदर जाएगा। बॉडी ऐसे करती है, उछलती है ऐसे, जब झटके लगते नहीं लगते, इस प्रकार से। इसीलिए फालतू चीज़ें नहीं खानी है। किडनी को कुछ हो गया दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी भर का टेंशन। किडनी ट्रांसप्लांट भी कर लोगे ना, फिर ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा नहीं पीना, लिमिट में खाना है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ट्रांसफर करने के बाद। अभी आपने खुद की है तो आप ध्यान नहीं रखते हो, मनमाव जो ठूस लेते हो, जब कुछ होगा तब दिक्कत होगी। इसीलिए बाहर की चीज़ें कम खानी है। बाहर की चीज़ें क्या करनी है, कम खानी है, और फालतू की चीज़ें कम खानी है। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये कहानी है। अब मैं बोलूँगा तीनों के बारे में, तुम लिख लेना, मैं लिखवाऊँगा नहीं, ठीक है, लिख लोगे, लिखो। एडिनालो एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया, इसको बंद करो कॉपी को, पुराने नोट से क्या है, बंद कर। तो मुझे दिखा, फोटो कॉपी करवा ली, लिखना नहीं पड़ता इसलिए, तो उसको बंद रखा कर, तुम डिस्टर्ब होता है इधर पास पड़ोस वाले। देखे थे ये कि देखे सर मास्टर कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा, पिछली बार कुछ और पढ़ाया हो। हाँ, हेडिंग डालो एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया डालो पहले, और फिर ये लिखो नीचे, ये वाली लाइन, ये पूरी, ठीक है, सेम ऐसे उतारनी है। फिर मैं आगे बताता हूँ, ये लिख लो तो बताना कि सर लिख लिया, बताओ आगे। ऊपर वाला लिखना केवल, और नहीं लिखना कुछ भी, केवल एंटेरोटॉक्सीमिया लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे, ये लिखनी है पूरी सारणी, ऐसे कैसे। फिर उसके नीचे मैं लिखवाऊंगा, वो लिखना है। कौन कर रहा है? अरे सफाई करी ना कल, ज़्यादा कर रही है। कल सफाई की थी यार, आज तो बढ़िया हवा आ रही। और करवा करवा टक टक कर देगा रे, खराब हो थे। लिख ले क्या, चलो तो तुम बात करवा, पहले ध्यान दे, लिख ले चुपचाप।
फटाफट लिख लिया? बाकी सबने लिख लिया? लिखो। इस बीमारी का जीवाणु आंत में संक्रमण करके जहर उत्पन्न करता है। इस बीमारी का जीवाणु आंत में संक्रमण करके जहर उत्पन्न करता है। संक्रमण करके जहर उत्पन्न करता है। इस बीमारी का जीवाणु आंत में संक्रमण करके क्या उत्पन्न करता है? जहर उत्पन्न करता है। यह जहर आंत से अवशोषित होकर ब्लड में चला जाता है। यह जहर आंत से अवशोषित होकर ब्लड में चला जाता हो। अवशोषित लिख लोगे? अवशोषित बोर्ड पे लिखूं? कोई शब्द नहीं लिख पाओ तो बोल देना है, शर्म नहीं करनी है। लिख लेगा क्या? ऐसे लिखना अवशोषित। अवशोषित एब्जॉर्ब, अवशोषित एब्जॉर्ब करना। आंत से अवशोषित होकर ब्लड में चला जाता है। इसीलिए इस बीमारी को एंटेरोटॉक्सीमिया कहा जाता है। इसलिए इस बीमारी को एंटेरोटॉक्सीमिया कहा जाता है। तो सीधी सीधी एक बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि बीमारी के अंदर जीवाणु संक्रमण कहाँ करता है? आंत में। आंत के अंदर संक्रमण हुआ है तो आंत से संबंधित लक्षण दिखाई देंगे। लिख लिया? अरे लिख लिया? नेक्स्ट स्टडी ना लो, ओवर ईटिंग डिजीज। सेकंड पॉइंट, ओवर ईटिंग डिजीज। ओवर मतलब ज़्यादा, ईटिंग मतलब भोजन खाना, और डिजीज मतलब बीमारी। लिखो इसके अंदर, ये बीमारी पशु जब सूखे चारागाहों से हरे चारागाहों में जाता है, यह बीमारी पशु जब सूखे चारागाहों से, यह बीमारी पशु जब सूखे, ऐसा लिखना है, यह बीमारी पशु जब सूखे चारागाहों से हरे चारागाहों में जाता है, सूखे चारागाहों से हरे चारागाहों में जाता है, तो पशु द्वारा ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से होती है। तो पशु द्वारा ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से होती है, अर्थात तो पशु द्वारा ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से होती है, अर्थात ऐसे लिखना है। मतलब अर्थात का मतलब क्या? मतलब अर्थात पशु द्वारा ज़्यादा खाने की वजह से होती है, अर्थात पशु द्वारा ज़्यादा खाने की वजह से होती है, अर्थात पशु द्वारा ज़्यादा खाने की वजह से होती है। ज़्यादा खाने की वजह से होती है, इसलिए इस बीमारी को ओवर ईटिंग डिजीज कहा जाता है। इसीलिए इस बीमारी को ओवर ईटिंग डिजीज कहा जाता है। आगे नहीं आया समझ? अरे लिख लिया क्या? कंप्लीट। नेक्स्ट, तीसरे डी नालो, पल्पी किडनी डिजीज। पल्पी किडनी डिजीज अर्थात पशु द्वारा ज़्यादा खाने की वजह से होती है, इसलिए इस बीमारी को ओवर ईटिंग डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट स्टडी ना लो, पल्पी किडनी डिजीज। पल्पी किडनी डिजीज लिख लिया? वो लिखने के बाद ये सारणी बनाओ। यहाँ से यहाँ कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? हरे चारे के अंदर। हरा चारा जैसे शरीर में पहुँचेगा किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड फिल्टर होने के लिए कहा जाता है किडनी में।
फिल्टर होने के लिए ब्लड जब किडनी में जाता है, यहाँ लिख लेना ऐसा, फिल्टर होने के लिए ऐसा लिख लेना बस, फिल्टर होने के लिए। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये ब्लड और तुम इन दोनों के बीच तीर का निशान बनाओगे ना किडनी के बीच में, उसमें केवल बीच में इतना लिखना है, फिल्टर होने के लिए किडनी में, ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जा रहा है, किडनी के अंदर, फिर आगे किडनी लिख लेना। ठीक है, इतना लिखो, ये लिख के ऐसा लिख के फिर ये फिर मैं आपको थ्योरी ग्रुप में लिखवा दूंगा। लिख ले क्या, ये बना लिया इसे। अब लिखो, ज़्यादा हरा चारा खाने की वजह से, 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 ज़्यादा हरा चारा खाने की वजह से रक्त के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब ये रक्त फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, और जब ये रक्त फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, तो किडनी को, किडनी को ग्लूकोज को रोकने के लिए, ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो किडनी को ग्लूकोज को रोकने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी नरम या लिखना मुलायम, नरम या मुलायम, बोर्ड पे लिखा है, नरम या मुलायम हो जाती है, नरम या क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को पल्पी किडनी डिजीज कहा जाता है। मुलायम हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को पल्पी किडनी डिजीज कहा जाता है। काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसकी वजह से किडनी नरम या मुलायम हो जाती है, इसकी वजह से किडनी नरम या मुलायम हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को पल्पी किडनी डिजीज कहा जाता है, इसीलिए इस बीमारी को पल्पी किडनी डिजीज कहा जाता है। आ गया ही नहीं आया समझ में? आ गया? चलो अच्छा, अब लिखो लक्षण। बीमारी पूरी समझ में आ गई आपके सबको? उपनामों से अपन ने पूरी बीमारी समझ लिया कि यही होता है इसमें। ठीक है, अब जब भी तुम फट गया केस देखोगे, तुम्हारे दिमाग में पूरी कहानी आनी चाहिए, यही अंदर चल रहा है। मिटा दूँ? अब लिखो बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स।
लक्षण लिखो। बुखार, भेड़ की बीमारी है, बुखार किस में आएगा? भेड़ के अंदर। मदन लाल खड़ा हो। भेड़ का सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बुखार आया तो टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होगा? ज़्यादा ही। दूसरा, या तो मिलेगा आपको हल्का आफरा या दस्त। क्या लग जाती है? दस्त, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ हो रखा है? किडनी, सॉरी, आंतों के अंदर। तो आंत में इन्फेक्शन हो रखा है, तो दस्त क्यों लगती है? क्योंकि भाई आंत में अगर इन्फेक्शन है तो आंत की काम करने की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। आंत की गतिशीलता क्या होती है? आंत की गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आंत भोजन को एब्जॉर्ब करने की बजाय फटाफट आगे भेज देती है। भोजन आया है, वो रुकेगा, फिर उसमें से आंत एब्जॉर्ब करेगी काम की चीज़, पर आंत थोड़ा बहुत जितना एब्जॉर्ब हुआ फिर आगे भेजती है, चल भाई निकल तू, है ना। और पानी भी जो है वो भी सीधा आंत से होता हुआ बाहर आता है, तो भोजन और पानी मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पशु क्या लगती है? दस्त। पतली पतली क्या लग जाती है? दस्त लग जाती है, ठीक है। तीसरा, अब भाई आंत में दर्द, इन्फेक्शन है तो आंत में दर्द होगा कि नहीं होगा? आंत यही है, मतलब सीधा सीधा अपन कह सकते हैं पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। पेट दर्द ही एक प्रकार से। पेट में क्या होता है? दर्द। पेट दर्द। अब सुनो मेरी बात, फिर लिखना। पेट दर्द है, क्या है? सुन लो। पेट दर्द का मतलब यह है कि भाई पेट में जब भी दर्द होगा तो पशु बार बार उठेगा, बैठेगा, जमीन पर लेट जाएगा, अपने पैरों को साइकिल के तरीके चलाएगा। साइकिल के तरीके क्यों चलाता है? वो कोशिश करता है कि पेट पर पैर को मारने की। क्या कोशिश करता है? पैरों को अपने पेट पर मारने की कोशिश करता है। कौन से पैर? मेनली पिछले पैर। बाकी वो अगर पेट में दर्द है तो आगे और पिछले वाले पैर को ऐसे जमीन पर रगड़ेगा साइकिल की तरह। सीधा सीधा अपन कह सकते हैं इस बीमारी के अंदर जानवर पेट दर्द की वजह से फड़फड़ाता है। क्या करता है? फड़फड़ाता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? फड़किया। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, लिखो। अब लिखो। पशु बार बार उठता बैठता है, पैरों को जमीन पर रगड़ता है, और पैरों को पेट पर मारने की कोशिश करता है। मारने की कोशिश करता है, अर्थात पशु फड़फड़ाता है। क्या करता है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फड़किया कहते हैं, ठीक है। अब भाई पेट में दर्द हो तो खाना पीना बंद। पशु झुंड से क्या रहेगा? अलग। भाई 50 भेड़ों का झुंड है तो जिसके पेट में दर्द है वो तो ये तो नहीं उनके साथ साथ चलेगा, है ना। या कम दर्द है तो धीरे धीरे चलेगा, पीछे रहेगा अकेला ही, पता चल जाता है इसको कोई दिक्कत है। पशु झुंड से अलग। सुस्त रहता है, समय पर इलाज न होने पर मृत्यु। होने पर 2-3 घंटे में क्या हो जाती है? इतना पेट दर्द होता है भयंकर कि पशु क्या हो जाती है? डेथ। कहानी खत्म। भेड़ के अंदर ऐसे सिम्टम दिखाई दे, वो इधर ये कंफर्म नहीं करना है फट गया है कि नहीं है। अगर वो पैसे ज़मीन पर कुछ कर रहा है तो 90% चांस में भेड़ में क्या हो रखा है? फट गया। अरे
मदन लाल वो तेरा चार्जर लिया तो ये राइटिंग किसकी है? हैं? तूने लिखे हैं सब? तेरी कैसे हो सकती? तूने यहाँ के लिख भी लिया है? दीदी का हैं? इधर राइटिंग हो गधे। ये किसकी है लेकिन पता है ना? अच्छा पुरानी है। त्रिलोक बना के देखे क्या है? वो त्रिलोक नहीं है तो मेरी, वो तो मैं देगी बचानी क्या। अच्छा दिख तो वैसे अच्छा रहा यार, सब कुछ है अच्छा लिखा है, मतलब हर चीज़ तरीके से लिख रखी है, साफ एकदम सुव्यवस्थित। इसकी एक फोटो कॉपी मुझे दे देना। आप बोलते हैं क्योंकि जो आप लोग सुनते हैं बस माइंड में, फिर इससे मिलान हो जाता है। अच्छा ये हमारे काम आती है। ओहो ये मैं बताऊं किसकी है? ये मुझे उसकी लग रही है यार, बबूता राम की शायद हो सकती है। चलो कोई नहीं, लिखो तुम लिखो पास हैं। अच्छा राइटिंग एकदम मतलब यूं चमकीला अक्षर है। चलो लिख लिया क्या? उपचार लिखो। मिटा दूं? उपचार के अंदर लिखो बुखार क्या लगाओगे? मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल। भीड़ की बीमारी है तो कितना ml? 4 से 5। रूट क्या है? IM। पेट दर्द क्या लगाओगे? फ्लूनेक्सिन, मैग्लोमाइन। कितना? 4 से। रूट क्या है? अब देखो पेट में दिक्कत है, उसने ज़्यादा खाया है तो ग्लूकोज कौन सा? पाचन तंत्र की बीमारी कौन सा ग्लूकोज? NS। तकरीबन कितना? 500 ml। ठीक है। और भोजन ढंग से पचने लग जाए उसके अंदर, इसमें आप एम्पूल मिलाना चाहो तो मिला लेना, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का 1 एम्पूल कितना? 25 ml का आएगा 1 एम्पूल। ठीक है। IV किस रूट से देना है? IV। और आप थोड़ा उसको मीठा सोडा दे दें, मीठा सोडा 25 से। ये आप एम्पूल लगा रहे हो, ये मीठा सोडा सेम काम है ना? नहीं लगा देना और ये भी दे देना 25-30 ग्राम। और बीमारी क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस के द्वारा हो रही है, एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, और उसके लिए क्या में लेंगे? पेनिसिलिन। क्या काम में लेनी है? पेनिसिलिन। तो आप इसके अंदर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम में लोगे। अगर आप सीधी चाह रहे हो कि भाई काम आ जाए
मॉक्सेल आती है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। तो भेड़ ज़्यादा ठीक ठाक पड़ी है, मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ 1 ग्राम दे देना उसमें IM, ठीक है। कि मॉक्सेल के अंदर साल्ट क्या है, एमॉक्सी। आप चाहो तो DCR भी लगा सकते हो, आप चाहो तो एमोक्सिन 40 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो मॉक्सेल भी लगा सकते हो। आ रहा समझ में? तो तीनों में क्या है, पेनिसिलिन है। लेकिन मैं इसको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वेस्ट नहीं होगा आपके। 1 ग्राम का आएगा, 1 ग्राम पूरा लग जाएगा। DCR आप 2.5 ग्राम का लाओगे, 1 ग्राम लगाओगे, फिर उसको वापस फ्रिज में रखना पड़ेगा, ख़राब हो सकता है कि नहीं। तो वो कहने का मतलब इसको लाओगे 1 ग्राम आएगा, 1 ग्राम सीधा लगा लो, कहानी खत्म। इसलिए मॉक्सल साथ में रखना है। साल्ट इसमें क्या होता है, एमॉक्सीसिलिन, पेनिसिलिन ही है एक प्रकार का, बाकी बी कॉम्प्लेक्स और प्लस CPM वही 4 ml IM। कोई दिक्कत? है नहीं डालना है। सोडियम कार्बोनेट एम्पुल डल गया, ग्लूकोज में सिंगल यही डलेगा, साथ में ट्राइवेट बुटाऑक्सी कुछ इसके साथ, इस ग्लूकोज में कुछ नहीं डालना है। आप NS और चढ़ा रहे हो उसमें भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और NS 500 ml चढ़ाओ, 1 लीटर भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत। एक और चढ़ाओ, आपको और लगेगी, एक और चढ़ा दे, एक और चढ़ा दो, उसमें फिर डाल दो आप क्या, ट्राइवेट बुटाऑक्सी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भाई उपचार है क्या समझ में? उतारो। लिख लिया सबने? सुनाएंगे, कोर्स हो नहीं रहा, हमने गाने सुनिए शाम को सुनाएंगे। शाम को मैं आया था एक बार और तू पता नहीं कहीं गया हुआ था। हाँ तो वो मुझे जरूर गलती है। फिर मैं कहा ठीक है, फिर कल है। हाँ तो 1 तारीख से भरी चले जाओगे? अच्छा, आज तारीख कितनी है? 15 दिन है रहे। 15 दिन में 15 गाने सुना दे, ज़्यादा सुना दूंगा। और इतिहास तो कहानी है पूरी, ठीक है। और तुम हो थे ही नहीं हैं, अब सुना देंगे, सुना कोर्स तो हो जाए नमूने कहानियों के लिए। शाम की क्लास देखो, जिसको देखो मेरी बात सुनो, जिसको कहानियों में इंटरेस्ट है वो शाम को 5 बजे आए आराम से और कहानियाँ सुने, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहानियाँ हैं, ठीक है। और बढ़िया एकदम इंटरेस्ट के साथ। अभी ये तो क्योंकि मेरे मिलता 1 घंटा है आजकल, मेरे वहाँ जाना पड़ता है, तो 1 घंटे के अंदर मैं ढंग से पढ़ाऊँगा नहीं। कोर्स सबसे कितना बड़ा कोर्स है तुम्हें पता ही है ना। फिर लास्ट में मुझे खींचना पड़ता है फास्ट, उसका क्या मतलब? फिर तुम्हें सब अभी मैं जितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर माना तुम्हारे 3 महीने होने में होंगे, कोर्स नहीं हुआ होगा, फिर मुझे खींचनी पड़ेगी और मैं बोलूँगा रफ्तार में, और आधों के दिमाग में घुसेगा, आधों घुसेगा ही नहीं, है ना। हाँ
फिर मैं तो करवा तो दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं चाहूँ तो 1 घंटे में 3 बीमारियाँ करवा दूँ आराम से, करा तो दूंगा। पर तुम्हें भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर करवाने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करवा दूँ। अभी जैसे एंट्रोटॉक्सी में हमने बताया है, तो मैं ऐसे ही बोलता है एक बार, हाथों में जहर में संक्रमण होता है, फटाफट ठीक है लिख लिया गया, ठीक है चलो। इटी वैक्सीन एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन, बचाव के लिए अपन वैक्सीन देंगे ताकि बीमारी पशु के अंदर हो ही ना, बढ़िया चीज़ है, बीमारी ना हो। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी ताकि वैक्सीन अंदर जाए। और एक चीज़ और, जो नहीं आए वो ध्यान से सुनना, वैक्सीन काम कैसे करती है। वैक्सीन कोई भी हो, उस वैक्सीन के अंदर जिस बीमारी का जो कारक है, चाहे वो जीवाणु हो, वायरस हो, कुछ भी हो, वो कारक उस वैक्सीन के अंदर है। जैसे अपन ईडी की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ईडी का जो जीवाणु है उस वैक्सीन के अंदर है। कहाँ है? वैक्सीन के अंदर। कौन है? ईडी का जीवाणु। फड़किया का जो जीवाणु दाग नहीं था, ऊपर लिखवाया मैंने क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस, वो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस नामक जो जीवाणु है वो वैक्सीन के अंदर होता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, कोरोना वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस था, बस उसकी पावर क्या थी? कम। कितना गुना कम? 10,000 गुना कम। 10,000 गुना कम इसकी क्या कर दी जाती है? इनकी ताकत को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जीवित रहेंगे, बस बीमारी नहीं कर सकते। सेम वैसे ही कि हम तुम्हें खाना खिलाना बंद कर दें 1 महीने तक, तुम शायद जीवित रह सकोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे, इतना होगा। तो सेम वही कहानी है। अब भाई तुम जीवित हो तो तुम्हें माना तो जाएगा कोई है इंसान, मरे नहीं हो अभी तक, है ना। तो सेम वैसे ही जब वैक्सीन के माध्यम से उस जीवाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिसकी पावर 10,000 गुना कम है, ये जीवाणु जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी एक्टिव होती है। बॉडी को लगता है कोई ना कोई बाहर से नमूना आया है, उसको मारना है, क्योंकि बॉडी के लिए वो खतरनाक है। अब जैसे ही वो जीवाणु वैक्सीन के माध्यम से अंदर गया, जिसकी पावर कम है, बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी एक्टिव होती है और बॉडी तुरंत क्या बनाना स्टार्ट करती है? एंटीबॉडी। क्या बनाना स्टार्ट करती है? एंटीबॉडी। अब ये इस बीमारी की बात करें अपन, तो एक बार जब ईटी के वैक्सीन लगने के बाद एक बार जब एंटीबॉडी बनती है, 10 से 15 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं एंटीबॉडी बनने में? 10-15 दिन के अंदर आपने वैक्सीन लगाई, उसके 10-15 दिन बाद के अंदर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी मतलब समझ लो कि शरीर की सेना है, लड़ने के लिए काम करती है। क्या है? शरीर की सेना। शरीर एक साम्राज्य है, एक राज्य है, और उस राज्य की सेना कौन है? एंटीबॉडी। शरीर के अंदर कुछ भी होता है, दुश्मन कोई भी आता है, उसको मारने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी। जैसे ही दुश्मन प्रवेश करेगा, 15 दिन लगते हैं सेना को तैयार होने में। 15 दिन के बाद सेना तैयार होगी और एकदम एक बार तैयार होने के बाद 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक एंटीबॉडी बन जाती है, तो 1 साल तक रहती है। 1 साल के अंदर अब माना जैसे आपने वैक्सीन लगाई थी, वैक्सीन लगाने के बाद 2 महीने के बाद, कब? 2 महीने के बाद जो वास्तव में जीवाणु जो था बीमारी कर सकता है, वो अंदर प्रवेश करेगा। तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा, वो अपना संक्रमण करेगा, तब तक तो एंटीबॉडी अंदर तैयारी बैठी थी। जैसे ही वो अंदर गया, एंटीबॉडी जाकर उसको क्या कर देगी? निपटा देगी, हट मार दिया। ऐसे समझो कि कोई राज्य है, उस राज्य के अंदर पहले सेना नहीं थी, ठीक है, एक नमूना आया था सैनिकों का, दुश्मनों का, जिसकी वजह से राज्य के अंदर सायरन बजता है और राज्य के अंदर कह दिया जाता है भाई हमला हो सकता है या हमला हो गया है, आप तैयार रहें। जबकि हमला नहीं हुआ था, केवल एक नमूना है, वास्तव में दुश्मन नहीं है। सेम वैक्सीन वैसे ही काम कर रही है। अब देखो, पहले सैनिक तैयार नहीं थे, अब जैसे ही नमूना आया था तब सैनिक क्या हो गए? नमूना मतलब वो से नमूना नहीं, नमूना मतलब होता है एक तरीके से, क्या कह सकते हैं अपन, क्या समझाऊं तुम्हें, है? उदाहरण के तौर पर नमूना मतलब तुमने बचपन में पढ़ा होगा यार, किसी चीज़ का नमूना होता है, एक तो ओरिजिनल चीज़ होती है, एक डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेट चीज़ को नमूना बोलते हैं। मैं तुम्हें नमूना कहता हूँ, वो अलग शब्द है, ठीक है, और मैं यहाँ जो नमूना बोल रहा हूँ वो अलग है। एक तो ओरिजिनल चीज़ है, एक उसका डुप्लीकेट, एक कॉपी। नमूना मतलब उसकी कॉपी, हाँ कॉपी, है ना, ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसकी क्या है? कॉपी। आधार कार्ड ओरिजिनल और आधार कार्ड की कॉपी, तो आधार कार्ड का नमूना हो गया एक तरीके से। वैसे तुम नमूना कुछ और समझ लो, ठीक है। अब जब दुश्मनों का एक कॉपी आई थी, जो कि वास्तव में दुश्मन नहीं है, लेकिन जैसे वो अंदर आएगी तो अंदर जो सैनिक थे वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और बॉर्डर पे से खड़े हो जाएंगे, पहले ही खड़े हो गए सुरक्षा के लिए, राज्य की बॉर्डर पर खड़े हो गए। अब माना वास्तव में जो दुश्मन है वो जैसे ही एंटर करने की कोशिश करेगा, सैनिक जाकर उसको निपटा देंगे। सेम वैसे काम होता है, एंटीबॉडी पहले बनकर तैयार है, जैसे वास्तव का जीवाणु जो था बीमारी का, वो अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी जाकर उसको क्या कर देगी? मार देगी। बीमारी होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि
और बीमारी होने के बाद आप एंटीबॉडी लगा तो वैक्सीन लगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी अगर हो गई है मतलब अंदर जीवाणु गया है तो बॉडी पहले ही एक्टिव थी, अब तुम वैक्सीन देके क्या कर लोगे, और उसका सहायता कर रहे हो जीवाणु की, है ना। अब तो वैक्सीन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीमारी होने से पहले ही वैक्सीन का फ़ायदा है, और वैक्सीन होने के बाद 10 से 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी बनने में। आज वैक्सीन लगाए कल बीमारी होगी तो कहानी खत्म है फिर। इसीलिए वैक्सीन कब लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी होती कब है, मेनली वर्षा ऋतु में, तो अपन वर्षा ऋतु स्टार्ट नहीं हो उससे 1 महीने पहले ही वैक्सीन लगा लेंगे। आ रहा नहीं आ रहा समझ में भाई, बीमारी मेनली होती कब है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु मतलब जुलाई, तो वैक्सीन कब लगाओ, मई या जून में, कब लगा लो, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी में 10-15 दिन लगेंगे ना, तो आप पहले मई जून में लगा के तैयार रहो। आगे ही नहीं आया समझ में, ठीक है, ये कहानी है। तो ईटी वैक्सीन सबसे पहले बात करें मात्रा, कितना ml, 2 ml। रूट, तो रूट क्या है, SC रूट है सबकट, त्वचा के नीचे। पहला टीका जब भेड़ 3 महीने की उम्र हो, कम से कम कितनी, 3 माह की उम्र पर। और फिर प्रतिवर्ष कब लगाना है, प्रतिवर्ष कब लगाना है, मई जून में, क्योंकि बीमारी कब होती है, वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु से पहले पहले लगाना पड़ेगा, मई और जून। ज़्यादातर बीमारियाँ वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए ज़्यादातर वैक्सीन मई जून में लगती है, ठीक है। और कुछ पूछना है इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में, क्या एंटेरोटॉक्सीमिया, ईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये है ईटी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है, एंटेरोटॉक्सीमिया। ईटी बीमारी फड़िया कोई बोलते हैं, और ईटी की फुल फॉर्म है एंटेरोटॉक्सीमिया। आ गया कि नहीं आया समझ में, आया समझ, वैक्सीन कैसे काम करती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जैसे गाय है तो 7 महीना, भैंस है तो 8 महीना वैक्सीन नहीं लगाए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए लड़ा। सात 8 महीने कोई पशु प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर मत लगाओ, पहले लगा लो, है ना। तुम्हें लगता है कि भाई इस टाइम पीरियड में इतने महीने को चाहिए तो आप पहले लगा लो, अप्रैल में लगा लो, क्या दिक्कत है। अप्रैल में लगाओगे तो अगले अप्रैल तक तो रहेगी एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो वर्षा ऋतु निकल के सर्दी निकल जाती है अप्रैल में, तो मार्च में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई अभी 5 महीने प्रेग्नेंट है, 6 महीने प्रेग्नेंट है, और 2 महीने के बाद अपर लगाते हो 7 महीने प्रेग्नेंट हो रही है, तो आप क्या करो, मार्च में लगा लो। मार्च में क्या करो, सबकी वैक्सीन लगवा लो। और ये थे खैर 5 महीने की भेड़ का प्रेगनेंसी पीरियड 5 महीने ही होता है। हाँ जैसे भेड़ माना तो कोई भेड़ है तो उसमें ध्यान रखो कि भाई 4 महीने प्रेग्नेंट है, 3.5 से ऊपर है तो मत लगाओ, ठीक है, उससे पहले लगा लो, क्योंकि 1 साल तक एंटीबॉडी बनी रहेगी। जब भी तुम लगाओगे उसके 1 साल बाद तक एंटीबॉडी रहेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा जब लगाओ। लेकिन बीमारी मेनली कब होती है, वर्षा ऋतु में, तो आप वर्षा ऋतु पहले लगाओ ताकि पूरी वर्षा ऋतु निकल जाए। और वैसे भी तुम जैसे मार्च में लगा दी तो अगले मार्च तक रहेगी वो एंटीबॉडी, तो वर्षा ऋतु निकलेगी ना बीच में 4 महीने की, सर्दी निकल जाती है मार्च तक, तो सर्दी थोड़ी बहुत बचती है ना। वो चीज़ आ रहा है नहीं, आ रहा नहीं आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन का, फिर भी नहीं लगाना है। अब तुम हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन 1 महीने तक काम करता है, और माना 28 दिन बचे हैं प्रेगनेंसी पूरी होने में, और तुम लगा दिया हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन, फिर दिक्कत है ना। हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन ऐसे मुंह उठा के नहीं लगाना, बार बार की लगा दिया, फिर आगे दिक्कत आती है। जब इमरजेंसी हो ना तभी काम में लेना, तभी लगाना है कि भाई अब लगाना ही पड़ेगा इंजेक्शन, तब प्रोजेस्टेरोन के साथ में लगाते हैं, ताकि अगर इंजेक्शन ले लेगा तो पशु मर जाएगा, है ना। तब ये नहीं है कि तुम मुंह उठा के लगा दिए, ले आज मन कर रहा है हाइड्रोक्सीप्रोस्टेरोन लगा दे, ऐसे नहीं करना है। उससे क्या होता है, अंदर सिस्टम इम्बेलेंस होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस होगा, फिर आगे फिर हीट में आने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आ गया समझ में, कंप्लीट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट डे लो, टाइम हो गया क्या, या थोड़ा पढ़ा दो 10 मिनट, चलो लिखो। नंबर 5 नावेल इल, नावेल इल,
इल मतलब बीमारी, नावेल मतलब नाभि, सुंडी। नावेल किसको बोलते हैं? नावेल, नाभि को, सुंडी को। तो सुन लो पहले, फिर लिख लेना। नावेल इल बीमारी वैसे तो एक जीवाणु द्वारा नहीं होती है, तो मैं जीवाणु का नाम नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। कोई एक जीवाणु द्वारा फिक्स नहीं, किसी के द्वारा ही होगी, है ना। वो तो 4-5 जीवाणु है, तो उसमें आप केवल इतना याद रखो कि भाई नावेल एक बीमारी, इल बीमारी है जो कोई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। होता है क्या इसमें, कई बार जो जैसे बछड़े का जन्म हुआ है ना, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें क्या होता है कि उसकी सुंडी होती है, तो कई बार क्या होता है, वैसे सुंडी अपने आप टूट जाती है, जनरली टूटती नहीं है। बच्चे का जन्म हो गया लेकिन सुंडी माँ के पेट से जुड़ी हुई है ना, तो फिर अपन क्या करते हैं, सुंडी को काटते हैं। जैसे मान लो ये बच्चे का शरीर है और ये ऐसे सुंडी, ये नीचे जो है प्लेसेंटा ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, फिर प्लेसेंटा को काटेंगे चेयर को। तो काटने के लिए क्या करना है, अपन जनरली कोशिश तो ये करते हैं कि साफ़ सुथरे इंस्ट्रूमेंट काम में ले। अगर आपने गलत इंस्ट्रूमेंट काम में लिया, गंदा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया, तो इन्फेक्शन अंदर जाएगा, तो भी नावेल बीमारी हो सकती है। बैक्टीरिया है, कैंची के ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए अपने इंस्ट्रूमेंट की हफ्ते में एक बार सफाई जरूर करनी है, गर्म पानी में डाल के, ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। और रोज़ सफाई करनी है काम करने के बाद साफ़ पानी से, ठीक है। और उसके अलावा हफ्ते में एक बार गर्म पानी में डाल दो, घंटे पर वो साफ़ हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया खत्म। अब यदि माना आपको ऐसा फील्ड में केस मिलता है जिसमें आपको काटना पड़े, तो कोशिश ये करनी है कि 2-3 इंच नीचे से, कितना इंच नीचे से, 2-3 इंच नीचे से क्या करना है, उसको बांधना है। क्या करना है, बांध दिया। बांधने के बाद यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच नीचे से क्या करना है, यहाँ से काटना है। पहले बांधना है फिर काटना है, ताकि ब्लड नहीं निकले। पता चले काट दिया फिर रस्सी ढूंढ रहे हो, किससे बांधे, है ना, तब तक ब्लड निकल गया। सूती का कपड़ा होता है ना, मैंने आपको वैसे जब टाँके पढ़ाए हुए थे वर्ड लिखाया होगा, अम्बिलिकल टेप लिखवाया था, अम्बिलिकल, ये इसी के लिए आती है, इसको बांधने के लिए। ना अपने अम्बिलिकल टेप को ढूंढेगा नहीं, फील्ड में कौन लेता है अम्बिलिकल टेप। अपने सूती का कपड़ा लो, सूती के कपड़े से इसको क्या करो, बांध दो, है ना। जैसे बांधोगे, बांधने के बाद इसको क्या करो, यहाँ से काट दो। आप जब काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और उस इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन यहाँ से जब काटोगे तो अंदर जाएगा और इसमें वापस इन्फेक्शन होगा, फिर यहाँ पर एकदम सूजन सी आ जाएगी, पस भर जाएगा, सूजन आ जाएगी, ठीक है। या फिर एक तो कारण ये है, आप जब काट रहे हो इंस्ट्रूमेंट गलत काम में ले लिया, गंदा काम में लिया, तो बीमारी हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि कई बार उसकी माँ जो होती है बच्चे की, बछड़े की, बछड़ा जो भी है, उसकी माँ जो है वो क्या करती है, कई बार इसके नाड़े को पकड़कर खींच लेती है। चारते टाइम क्या करती है, पकड़कर खींच लेती है। तो खींच लिया, खींचाव की वजह से खींच गया ये। अब जैसे खींचेगा थोड़ा सा भी और खींचेगा तो यहाँ के आसपास के बैक्टीरिया वो अंदर घुस जाते हैं तुरंत। भाई खींचेगा तो वहाँ पर हल्की सी जगह बढ़ेगी ना, जगह बनते ही बैक्टीरिया बाहर के क्या होते हैं, अंदर घुस जाते हैं, अंदर घुसते हैं, इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन करते ही कोई वापस सेम कहानी, मवाद पस पड़ता है। आ गया समझ में। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपने गलत इंस्ट्रूमेंट से इस नाड़ी को काटा है तो ये हो सकता है। आप यदि जो मादा पशु है उसने इस नाड़ी को पकड़कर खींच लिया तो भी बीमारी हो सकती है। या फिर कई बार क्या होता है कि पशु बछड़ा जो है गोबर ऊबर के अंदर बैठा रहता है, गोबर ऊबर के अंदर बैठा है तो नाड़ी के माध्यम से जो गोबर के अंदर जीवाणु होते हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए पशुशाला की हमेशा सफाई रखनी चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट ये रीजन है। लिखो फटाफट। वो 1-2 दिन के लिए बांध के रखो ताकि एकदम ब्लड वो सूख जाए ना, सूखे नहीं तब तक बांध के रखो ताकि ब्लड बाहर ना आए। चलो लिखो। नहीं काटना है, काट तो थे तुम्हारे पास कैची नहीं है, गधो ब्लेड होगा स्केल ब्लेड फ्लीड के अंदर, घर ही काट दिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं, काटती है अपन दाढ़ी बना रहे तो काट सकते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, काट लेना, ठीक है। तुम्हारी इच्छा जो काट ला तुम मुंडू काट लीजिए। लिखो उधर लिखो। हाँ नावेलिल, यह एक जीवाणु जनित बीमारी है। 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 जो नवजात बछड़ों में देखने को मिलती है, जो नवजात बछड़ों में देखने को मिलती है, जो नवजात बछड़ों में देखने को मिलती है। कारण, नेक्स्ट लिखो कारण।
गर्भनाल को गर्भनाल गंदे उपकरण के द्वारा काटने पर, गर्भनाल को गंदे उपकरण के द्वारा काटने पर। लिख लिया। दूसरा कारण लिखो। मां के द्वारा गलती से नाड़े को खींच लेने पर, गलती से नाड़े को खींच लेने पर। ठीक है। तीसरा लिखो। बछड़े को गंदे आवास स्थान में रखने पर, गंदे आवास स्थान में रखने पर। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो लक्षण। लक्षण लिखो, फटाफट लिखो थोड़ा। बुखार, नाड़े में सूजन, बातें मत करो रे, नाड़े में पस, मवाद है ना, पस का मतलब मवाद। दूध पीना पशु बछड़ा क्या कर देगा? दूध पीना बंद, और क्या रहेगा? सुस्त। दर्द होगा नहीं होगा? दर्द होगा, दर्द की वजह से क्या रहता है? सुस्त, दर्द के कारण। ठीक है, ये तो हो गया लक्षण। नेक्स्ट लिखो उपचार। उपचार के अंदर पस को निकालकर पीपी के गोल से क्या करें? साफ, पीपी के गोल से साफ करें। दूसरा इंजेक्शन मेलोक्सिगेम, पैरासीटामोल 2 से 2 ml लिख लो पहले, अभी तो वो आप देख लेना उसके शरीर के हिसाब से, 2-3 ml। एक एंटीबायोटिक आप यहाँ पर ऑक्सी लगा लेना, ऑक्सीडेट्रा। साइक्लिन वही 2 से 3 ml। IM बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM 2 ml IM। ठीक है, ये नावेल बीमारी अपने कंप्लीट। ओके, चलो, थैंक यू।